की जो बिजनेस है तो उसमें जो आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की ही जो है मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी होती है। आगे चल के इंशाल्लाह जो है ना हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इलेक्ट करने का प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें बाय एंड लार्ज जो रिप्रेजेंटेशन होती है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की होती है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं या इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं उन बेचारों की तो सही कोई नहीं होती कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल एज एन इंडिविजुअल आप या मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएसओ के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर हमारे क्या जो है ना रिप्रेजेंटेशन होगी या हमारे इंटरेस्ट को कौन सेफगार्ड करेगा, या अगर हमारी कोई विल्स एंड विशेज हैं तो उनको कौन फिल करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो जनरली जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं के ही जो है बेसिस के ऊपर जो है ना डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है तो उस मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग चेंज होने के ऊपर ऑब्वियसली ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होंगे तो कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो भी चेंज होती हैं, बिल्कुल ऐसे। दूसरी जो बात आपने की कि जो शेयर प्राइसेस हैं उन शेयर प्राइसेस को कंपनी के एसेट इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल। जो बैकअप है ऑब्वियस सी बात है, इट मैटर्स अ लॉट। और आपने अगर अकाउंटिंग में पढ़ा हो तो जनरली जो बैलेंस शीट है तो उसमें हम वो करते हैं, ऑन वन साइड वी हैव द एसेट्स, ऑन द अदर साइड वी हैव द लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। तो उसमें थोड़ा सा वो टेक्निकल चीज में चली जाती है कि जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है समटाइम हम उनको रीवैल्यू करते हैं, तो वो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो एक्चुअली ऑनर्स इक्विटी का हिस्सा बन जाता है, उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। तो जितने आपके एसेट्स की वर्थ इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली उसका एडवांटेज जो है ना वो आपके शेयर होल्डर्स को जाता है जो है ना उसमें। जी जीशान, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मेरे जी सर, ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है जी सर जी कि ये हम अक्सर सुनते हैं कि स्कैम्स होते हैं और फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ। जी कैसे भी होता है सर कि ये जो शेयर की प्राइस है इसको फेक पोर्ट्रे किया जाए स्टॉक मार्केट में, कुछ ऐसे भी तरीके से लोग करते हैं। इसी से रिलेटेड है जो सवाल पूछा गया था कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी तो क्या इसमें कोई सर ये फेक तरीके भी कंपनीज यूज करती हैं? इस पे थोड़ा सा सर गाइड कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल है। दो दो है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू भी है और स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है जो है ना उसमें। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कंपनीज, इसी में चल के आगे इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रिएटिव अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। क्रिएटिव अकाउंटिंग मींस कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर अकाउंटेंट्स के पास ये रूम होता है कि कोई भी पॉलिसी जो है वो यूज करके कंपनीज के प्रॉफिट्स को क्या कर सकती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी सिंपल सी एग्जाम्पल इस तरह से देता हूं आपको कि कंपनी जनरली ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होता है तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और उसको कंपनी क्या करती है, एक्सपेंस आउट करती है। करंट ईयर के आपके रेवेन्यूज में से वो माइनस होते हैं। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है उनको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बिल्डिंग का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द एसेट। बैलेंस शीट के अंदर आप बिल्डिंग को एसेट के तौर पे शो करेंगे। लेकिन अगर उसकी रूटीन मेंटेनेंस करा रहे हैं तो रूटीन मेंटेनेंस जो होती है उसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है तो उस मेंटेनेंस एक्सपेंस को, उस मेंटेनेंस कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करना चाहती है, तो उस सिचुएशन में ये हुआ कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि पार्किंग शेड्स जो है मेंटेनेंस करवाई, और उस मेंटेनेंस के साथ उन्होंने क्या किया कि कुछ पार्किंग शेड्स भी बनवा दिए। अब जो पार्किंग शेड्स उन्होंने बनवाए तो उन्होंने कहा जी कि इससे तो कंपनी की वर्थ इंक्रीज होगी या इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, तो इसको कंपनी की जो एसेट्स की है उनमें ऐड कर देना चाहिए, जो बिल्डिंग है या प्रेमिसेस है उसकी वैल्यू में ऐड कर देना चाहिए। तो इस साल आपने उस रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, तो रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर जो आपने 50 लाख रुपए लगाया है उस 50 लाख को आपने क्या किया, एसेट के अंदर ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है इस साल के रेवेन्यू में से 50 लाख माइनस नहीं हुआ। तो जब वो 50 लाख माइनस नहीं होगा तो इस साल के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब प्रॉफिट ज्यादा होंगे, एज एन इन्वेस्टर इफ वी आर जस्ट लुकिंग एट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो इट सीम्स टू बी अ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। तो लोग उस इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के अंदर डिमांड फॉर शेयर्स को इंक्रीज करेंगे, डिमांड फॉर शेयर इंक्रीज होने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए से कंपनी के मैनेजर्स क्या कर सकते हैं,
मिसलेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और थी, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस के बावजूद कि इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर शो कर दिया जो है ना उसमें। ठीक है, ये एक क्रिएटिव अकाउंटिंग का पर्सपेक्टिव है। दूसरी जो बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्रोकर्स काम कर रहे होते हैं, जिनको जो नॉर्मली हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं, उसमें कुछ स्पेकुलेटर्स होते हैं जिनको बियर्स बोलते हैं, कुछ को बुल्स बोलते हैं। अब ये बियर्स और बुल्स क्या कर रहे होते हैं कि जैसा मार्केट में आप सुनते हैं कि बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, बियरिश ट्रेंड ये है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो बुल्स होते हैं, ये आज स्टॉक्स को परचेज करते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर में इनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो जाहिर सी बात है, उनको बेनिफिट कब होगा, जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी। तो जैसे ही वो शेयर्स परचेज करते हैं तो मार्केट में एक सेंटीमेंट क्रिएट कर देते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं, प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये कोई नई सोसाइटी या नया कोई फेज वगैरह लॉन्च होने लगता है, तो उससे पहले ही मार्केट में रूमर्स क्रिएट होने शुरू हो जाती है, स्पेकुलेशन क्रिएट होने लगती है कि फौरन से इसको परचेज कर लें, यहाँ इन्वेस्ट कर लें, बहुत बेनिफिट होगा। डीएचए बहावलपुर लॉन्च हो रहा है, डीएचए मुल्तान लॉन्च हो रहा है, तो फाइल की कीमत ही जो है ना वो लाखों के अंदर चली जाएगी जो है ना उसमें। तो अगर 2-4 फाइलें भी आप ले लें तो अच्छा भला जो है ना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब वो स्पेकुलेशन के थ्रू जो है वो एक मार्केट के अंदर ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं कि बहुत सारे लोग जो नहीं भी परचेज करना चाह रहे होते, वो भी उनकी डिमांड जो है ना वो कर देते हैं। अब एक्चुअली मार्केट के अंदर तो जो है ना वो अवेलेबल शेयर्स तो बहुत कम है, लेकिन डिमांड बहुत हाई होने की वजह से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। इसी तरह कुछ स्पेकुलेटर्स हैं जो क्या करते हैं, इस एंटिसिपेशन के साथ जो है वो बैठे होते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है ना वो डिक्रीज होंगी। तो वो मार्केट में सेंटीमेंट्स क्रिएट करते हैं कि हालात बड़े खराब हैं, गवर्नमेंट तो जाने वाली है, अब ये जो डिसीजन हुआ है सेनेट इलेक्शन का, इसकी वजह से तो जो है ना आगे एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पीडीएम धरने देने लगी है। आप देखिए फ्यूचर ऑयल प्राइसेस जो है ना वो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है बढ़ाने के लिए, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, तो ये सारे बिजनेसेस ही बैठ जाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो इन नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोक लेंगे, या जो इन्वेस्टमेंट है भी उसको भी सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ऑटोमेटिकली सेलिंग ऑफ शेयर्स बढ़ेगी, डिमांड कम है तो प्राइसेस क्या होने शुरू हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी। तो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी ये काम कर रहे होते हैं, वो प्राइसेस को अप और डाउन करने के लिए जो है ना स्पेकुलेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है वो इटसेल्फ वो भी जो है ना सम टाइम वो एक बेटर पिक्चर जो है ना शो करती है, या एक डिफरेंट पिक्चर शो करती है उनकी एक्चुअल रियलिटी से, जो स्टॉक मार्केट्स को जो है ना ये स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट करती है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी हुसैन साहब। जी सर, अभी इस क्वेश्चन से पहले आप बात कर रहे थे वो शेयर होल्डर्स की। जी जी तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट शेयर्स। जी जी जैसे एतिसलाम के 26% शेयर्स हैं पीटीसीएल में, जी जी। लेकिन वो मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर थोड़ा सा गाइड कर सकें। वो एक्चुअली उसमें ये है कि उसमें वोटिंग राइट्स का जो है ना पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। जनरली देयर इज वन वोटिंग राइट फॉर एवरी शेयर, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, जो उनको 26% शेयर दिए गए, उसमें वोटिंग राइट्स जो हैं उनके जो है शेयर होल्डर्स